हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो वीडियो शुरू करने के पहले आई रियली होप कि आप सब अपने घर पर हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं और मेरी वीडियोज़ को देखकर कुछ सीख रहे हैं। सो अगर आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं और उससे कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। थैंक यू। आज के इस टॉपिक को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसे पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे। वैसे आज से पहले भी हमने जितनी भी टॉपिक्स पढ़ी है वो हमने क्लियरली डिस्कस किया है, उसके हर एक चीज़ को समझा है। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ 10th के लिए ही नहीं बल्कि फर्दर भी अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर SSC की तैयारी करते हो, रेलवे की करते हो, तो बहुत सारी जगह जहाँ पे भी जनरल साइंस का पेपर आता है वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, यानी कि किन किन ऑर्गन से मिलकर बना होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके वर्किंग को डिस्कस करेंगे, यानी कि ये सारे ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट होके हमारा डाइजेशन का जो फंक्शन है उसे पूरा करते हैं। ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके जो मेन ऑर्गन्स है वो क्या क्या हैं? माउथ, फेरिंग्स, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, ये कुछ मेन ऑर्गन्स हैं जो किससे एसोसिएटेड हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। देखिए, आप कभी भी ये ना सोचें कि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है दैट हैपन्स इन आवर स्टमक ओनली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन इसमें हेल्प करते हैं, तब जाके हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा होता है। और आपसे मैंने कहा था कि ये जो न्यूट्रिशन है ये एनिमल्स में एंड ह्यूमन बींग दोनों में 5 स्टेप में परफॉर्म किया जाता है। वो 5 स्टेप क्या थे? इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। तो ये पांचों स्टेप हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गन्स का नाम आप याद रखें: माउथ, फेरिंग्स, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसके अलावा भी कुछ हेल्पफुल ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं या इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। वो ऑर्गन क्या क्या हैं? टीथ, टंग, स्पिंक्टर एंड डायफ्राम। ठीक है, मैं आपको इन सभी ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगी। ऐसे आप में से कई लोग जानते भी होंगे, जैसे आपको माउथ या स्टमक, इन सब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल मैं आपको हर एक ऑर्गन के बारे में डिटेल में समझा दूंगी कि ये सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं और इन सभी का रोल क्या क्या होता है। ऑलराइट, सबसे पहला पार्ट है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या है? माउथ। माउथ इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी और बकल कैविटी, यानी माउथ को हम ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे पहला पोर्शन होता है वो माउथ होता है। ठीक है, इसी माउथ के थ्रू जो फूड है एंड एयर है दैट एंटर्स आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट फेरिंग्स, यानी जो सेकंड पार्ट है हमारा वो क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, यानी जो फेरिंग्स है वो कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू फूड भी पास करता है एंड एयर भी पास करता है। इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द माउथ, यानी ये माउथ के बैक में लोकेटेड होता है क्या? फेरिंग्स। अब इन सभी नाम को अच्छे से याद रखें। ये एक एक जो ऑर्गन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। दूसरी बात, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या फर्दर कोई भी सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। तो आप किसी भी पार्ट को अगर मिस करेंगे तो ये आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हर एक पार्ट को आप बड़े ही ध्यान से समझें। माउथ के जस्ट बाद फेरिंग्स होता है जो माउथ के जस्ट पीछे लोकेटेड है। फेरिंग्स क्या है? इट इज़ अ कॉमन पैसेज, यानी फेरिंग्स से होकर फूड भी गुजरता है एंड एयर भी। ठीक है,
यानी हम कह सकते हैं कि फेरिंग्स क्या करता है, एक पैसेज का काम करता है या फिर एक पाथवे का काम करता है। ये वो रास्ता है जहाँ से फूड होकर गुजरता है फ्रॉम द माउथ टू द ओइसोफेगस, ठीक है। यानी फेरिंग्स से होकर फूड क्या होगा, हमारे मुंह से कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में। अब ये ओइसोफेगस क्या है, ओइसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग, थिन एंड मस्कुलर पाइप। यानी जो ओइसोफेगस होता है वो एक बहुत ही लंबा सा, पतला सा और एक मस्कुलर पाइप यानी मसल से मिलके बना होता है। सो ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द स्टमक। यानी ओइसोफेगस क्या करता है, ये जो फेरिंग्स है इस फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है। यानी कि हम यहाँ से समझते हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि हमने अपने मुंह में फूड को लिया, उस फूड को हमने च्यू किया, स्वॉलो किया अच्छी तरीके से। उसके बाद वो जो च्यूड फूड था हमारा, जो स्वॉलोड फूड था, उस फूड को वो फूड कहाँ से, फेरिंग से होकर उसके बाद कहाँ जाता है, वो ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। यानी कि जो ओइसोफेगस है वो एक पाइप है, वो एक लंबा सा, एक बहुत ही पतला सा पाइप है जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ओइसोफेगस को हम फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स द स्वॉलोड फूड, ये वर्ड याद रखें आप। ओइसोफेगस हमेशा क्या करेगा, जो स्वॉलोड फूड होगा यानी जिस फूड को आपने मुंह में अच्छी तरीके से चबा लिया है, जो च्यूड फूड होगा, उस फूड को वो माउथ से स्टमक में ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि फर्दर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट तो माउथ से ही हो जाता है। जैसे ही हम फूड को माउथ में रखते हैं तभी उसका डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। बट फर्दर यानी कि माउथ में फूड बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, इसलिए वहाँ पे उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता। सो फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फूड माउथ से होते हुए फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से देन वो ओइसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हमारा ओइसोफेगस है इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स कॉल्ड स्पिंक्टर मसल विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड। जब मैंने आपसे कहा कि ओइसोफेगस के थ्रू क्या होता है, ये जो फूड है वो स्टमक में जाता है, तो ऑब्वियसली कोई एक पार्ट होगा जो उस फूड को स्टमक में पहुंचाने में हेल्प करता होगा, है ना। तो ओइसोफेगस जो होता है वो मसल से मिलके बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिंक्टर मसल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिंक्टर मसल से मिलके बना होता है कौन, ओइसोफेगस। इसी स्पिंक्टर मसल के हेल्प से क्या होता है, जो फूड पार्टिकल जो उसमें आया था, यानी जो फूड पाइप में जो फूड आया था, उस फूड पाइप से स्टमक में जाने में कौन हेल्प करता है, ये स्पिंक्टर मसल हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये स्पिंक्टर मसल क्या है देखते हैं। सो ये स्पिंक्टर्स क्या होते हैं, sphincters are a band of muscle fiber that contracts or relaxes to open or close a passage in the body। यानी sphincter muscle क्या करते हैं, ये ओइसोफेगस में होते हैं। वैसे ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट में होते हैं, लेकिन हम यहाँ ओइसोफेगस को ही डिस्कस करेंगे। तो ओइसोफेगस में जो स्पिंक्टर मसल होते हैं, इनका बेसिकली फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहते हैं। क्यों, ताकि जो फूड का मूवमेंट है, फूड जब फूड पाइप से होकर स्टमक में जा रहा होता है, तो आपको पता है कि जो फूड पाइप है इट इज़ वेरी थिन, ये बहुत पतला होता है। तो फूड ईजिली फूड पाइप से होकर हमारे स्टमक में जा पाए, इसीलिए क्या करते हैं उसे, यानी उस पैसेज को ये एक्सपैंड करते हैं, यानी ओपन अप करते हैं ताकि फूड का मूवमेंट ईजिली हो जाए। लेकिन अब आप बोलेंगे कि फूड के मूवमेंट के लिए एक्सपेंशन तो ज़रूरी है, लेकिन ये क्लोज क्यों होते हैं, तो क्लोज इसलिए होते हैं ताकि डाइजेशन के टाइम पे, यानी जब स्टमक में डाइजेशन चल रहा होगा, उस वक्त स्टमक से कोई भी चीज़ स्टमक के बाहर ना निकले, इसलिए इस पैसेज का क्या होता है, क्लोज होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये जो स्पिंक्टर मसल है ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करते रहते हैं ताकि क्या हो सके, फूड का मूवमेंट ईजिली हो जाए। ऑल्सो जब फूड का डाइजेशन चल रहा हो तो कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ या कोई भी चीज़ स्टमक से बाहर ना आए, इसलिए इस पैसेज को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये है स्पिंक्टर मसल के थ्रू ही होता है। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो अभी हमने पढ़ा कि जो फूड है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, ये फूड का जो पाइप है वो कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करता रहता है। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। यानी कि
द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा भी जाता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन यानी फूड पाइप में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन चलता रहता है उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम का ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे। बस इसका मेन जो रोल है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये जान लेते हैं ये होता क्या है। तो डायफ्राम एक थिन शीट ऑफ मसल्स है जो चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, डायफ्राम क्या है, अ थिन शीट ऑफ मसल्स, एंड ये भी मस्कुलर होता है डायफ्राम। ये क्या करता है, हमारे चेस्ट को हमारे एब्डोमेन से सेपरेट करता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो दोनों के बीच में एक बाउंड्री का काम करता है, सेपरेट करता है हमारे अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को। ठीक है, देन कम्स स्टमक। स्टमक आप सभी को पता है स्टमक क्या होता है, कि इट इज़ अ रफली जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, यानी स्टमक का जो शेप होता है वो रफली जे शेप का होता है, अगर आपने देखा हो डायग्राम में। तो फर्दर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी देखेंगे। तो स्टमक जो होता है रफली जे शेप्ड का ऑर्गन है, जो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। स्टमक का मेन फंक्शन क्या है, फूड माउथ से होते हुए कहाँ आया, माउथ के बाद ओइसोफेगस में गया, ओइसोफेगस के बाद फूड कहाँ जाता है, स्टमक में। हमने पढ़ा है अभी अभी। तो स्टमक क्या करती है, फूड रिसीव करती है ओइसोफेगस से, एंड उसके बाद वो एसिड्स एंड एंजाइम को सिक्रीट करती है। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम का सिक्रीशन होता है, ताकि जो फूड उसने रिसीव किया है उस फूड का क्या हो सके, डाइजेशन हो सके। ठीक है, तो स्टमक का मेन फंक्शन है टू सिक्रीट एसिड्स एंड एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। Yes, its name is small intestine, but it is the longest part of the digestive system. कैसे, ये ऐसे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो एवरेज लेंथ है किसी भी ह्यूमंस में वो कितनी होती है, 6 मीटर्स। ठीक है, यानी कि जस्ट इमेजिन हाउ लॉन्ग इट इज़, 6 मीटर्स। 6 मीटर्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट लॉन्ग होती है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतना लंबा है तो इसका नाम स्मॉल क्यों है। ठीक है, कोई बात नहीं, बताते हैं स्मॉल क्यों है। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन द क्वाइल्ड फॉर्म। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, मतलब ये स्ट्रेट नहीं होता, ये इस तरीके से क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँगी स्क्रीन पे, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। दैट इज़ वाई ये दिखने में छोटा लगता है, बट इट्स लेंथ इज़ अबाउट 6 मीटर्स और 20 फीट। ऑलराइट, अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल फ्रॉम फूड, यानी जो फूड हम जिस फूड का डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करेगा, उस फूड से न्यूट्रिएंट और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो फर्दर बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर सके एंड बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो हो सके। ठीक है, तो 90% ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही 90% फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ऑलराइट, डाइजेशन एंड ऑल्सो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है दैट इज़ अराउंड 1.5 मीटर और 5 फीट। ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो एवरेज लेंथ होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग में वो 1.5 मीटर या फिर 5 फीट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर एंड स्टोर द रिमेनिंग वेस्ट टिल इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है,
यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं बॉडी में जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, ठीक है। तो उन सभी फूड पार्टिकल जो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है हमारा बॉडी, वो सभी फूड पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? सबसे पहले तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो फूड पार्टिकल्स हैं उस फूड पार्टिकल्स में से सबसे पहले क्या करेगा? वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। देन जो फर्दर सॉलिड रिमेनिंग वेस्ट बचेगा, यानी वाटर निकलने के बाद तो सिर्फ सॉलिड बचा, तो सॉलिड जो वेस्ट बच जाते हैं उसे लार्ज इंटेस्टाइन अपने पास स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। फर्दर क्या होती है? वो जो सॉलिड इनडाइजेस्टिबल फूड पार्ट है वो रेक्टम में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। रेक्टम में जाने के बाद वो जो फीसीज है, फीसीज मतलब सॉलिड अनडाइजेस्टिबल फूड, ठीक है, तो उस फीसीज का ट्रांसफ़र होता है रेक्टम में। रेक्टम में वो कुछ देर के लिए यानी टेम्पोरेरीली रहती है जब तक कि वो बॉडी से निकल ना जाए, ठीक है। फर्दर वो जो फूड पार्टिकल यानी जो फीसीज है वो रेक्टम से कहाँ जाती है? एनस में, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो एनस में जाने के बाद वो जो सॉलिड वेस्ट है जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, दैट सॉलिड वेस्ट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और आप सभी को पता है कि एलिमिनेशन कैसे होता है, आप वॉशरूम जाते हैं एंड देन यू ऑल नो, है ना। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये माउथ से स्टार्ट होता है एंड एनस पे एंड होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन 90% डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। फर्दर कुछ ऐसे फूड पार्टिकल होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं बॉडी में, वो फूड पार्टिकल लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड पार्टिकल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो सॉलिड रिमेनिंग वेस्ट बचता है उसको वो अपने पास स्टोर कर लेता है। बाद में वो वेस्ट रेक्टम में ट्रांसफ़र होते हैं जहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए रहता है। फर्दर रेक्टम से वो एनस में जाता है एंड देन बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स, ठीक है। That means we can say that human digestive system consists of two parts, alimentary canal and glands. Alimentary canal क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो नया वर्ड है, बट नहीं। अभी जो हमने माउथ से लेकर पूरा एनस तक का जो पाथवे पढ़ा, यानी हमने देखा कि जो फूड का डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे एंड होता है। तो ये जो पूरा का पूरा पाथवे है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, वो पूरा पाथवे क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। द टोटल पाथवे ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी जीआई कहते हैं या फिर गट भी कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को हम गट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ अबाउट 9 मीटर और 30 फीट इन लेंथ, यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो टोटल लेंथ होता है यानी माउथ से लेकर एनस तक का वो जो टोटल लेंथ होता है वो कितना होता है? 9 मीटर यानी 30 फीट, ठीक है। जिसमें से जो सबसे लंबा पार्ट है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। आपने देखा है कि वो अकेला 6 मीटर लंबा होता है एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है वो सभी मिला के टोटल जो लेंथ होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज़ अबाउट 9 मीटर और 30 फीट, ऑलराइट। सो ये था हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। माउथ से लेकर एनस तक का पूरा जो पाथवे है यानी फूड के डाइजेशन का जो रास्ता आप बोल सकते हैं उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट होता है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फूड के डाइजेशन में। अब ये ग्लैंड्स क्या हैं? ये एक तरीके के ऑर्गन होते हैं ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक तरह के सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक तरह का जो सब्सटेंस रिलीज़ होता है या प्रोड्यूस होता है ग्लैंड्स के द्वारा, अलग अलग ग्लैंड अलग अलग सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं, जो हम पढ़ेंगे फर्दर डिटेल में। बायोलॉजी में हर एक चीज़ डिटेल में दी हुई है आपके क्लास 10th के सिलेबस में, तो डोंट वरी, आपको जो भी समझ में ना आया फर्दर आराम से समझ लेंगे उसे, आप बस पढ़ते जाइए। तो ग्लैंड्स एक स्पेसिफिक तरह के ऑर्गन हैं जो एक स्पेसिफिक तरह के सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं और बॉडी में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं, जो मेन ग्लैंड्स हैं वो क्या क्या हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। ये 3 तरह के ग्लैंड्स हैं जो
बहुत हेल्पफुल है हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक है। अब ये 3 तरह के ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करते हैं, बॉडी में इनका क्या फंक्शन है, डाइजेशन में किस तरीके से हेल्प करते हैं, लेट्स सी। सो सबसे पहला ग्लैंड जो है वो क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा इन आर माउथ। आपको नाम से लग गया होगा कि ये सैलिवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट करते हैं। हमने क्या देखा कि ग्लैंड एक स्पेसिफिक तरह के सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में, जिनका एक स्पेशल फंक्शन होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली जो ग्लैंड है वो सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। 2 तरह के ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में, आपने पढ़ा भी होगा पहले। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस वो रिलीज करते हैं बॉडी में, वो किसी डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं। मतलब उनको सब्सटेंस को रिलीज करने के लिए एक डक्ट की, जिसे आप थैला बोल सकते हैं, तो उस तरह के डक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उन्हें किसी भी डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो भी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं बॉडी में वो डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। दे रिलीज सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू आवर बॉडी। तो सैलिवरी ग्लैंड्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो डायरेक्टली सलाइवा को हमारे माउथ में सिक्रीट करता है, ठीक है। सलाइवा कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। इन सभी का रोल हम पढ़ेंगे जब हम वर्किंग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हम पढ़ेंगे कि ये जो सलाइवा है, सलाइवा से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सैलिवरी अमाइलेज। इसका फंक्शन किस चीज़ में होता है, ऑलराइट। देन सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद नेक्स्ट है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, वेइंग अराउंड 3 पाउंड्स इन अडल्ट्स, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट पार्ट था हमारे बॉडी में वो क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो लार्जेस्ट है वो क्या है, लिवर है। लिवर का वेट कितना होता है, ऑलमोस्ट 3 पाउंड्स होता है एक अडल्ट में। एंड लिवर क्या करता है, इट सिक्रीट्स अ ग्रीनिश येलो लिक्विड कॉल्ड बाइल। यानी लिवर ऑब्वियसली क्या है, जितने भी ग्लैंड्स है वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे हमारे बॉडी में, जो क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड ने क्या किया था, सलाइवा सिक्रीट किया था। सलाइवा से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। उसी तरीके से लीवर से भी एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड रिलीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल। बाइल क्या होता है, ये ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड है जो लिवर में प्रोड्यूस किया जाता है एंड ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखा जाता है टेम्पोरेरीली। यानी कुछ टाइम के लिए जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, ठीक है, टिल इट रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो डाइजेशन ऑफ फैट, ये जो बाइल है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो जब तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच जाता तब तक ये गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, ऑलराइट। बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, लिवर में, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या है, इट इज़ अ स्मॉल हॉलो ऑर्गन लोकेटेड अंडर द लिवर। यानी लिवर के जस्ट नीचे क्या होती है, एक हॉलो ऑर्गन होती है जो बहुत छोटी सी होती है, दैट इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जब तक जो बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच जाता तब तक वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, ऑलराइट। एंड फर्दर वो गॉल ब्लैडर से लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ताकि फैट का डाइजेशन हो पाए, ठीक है। देन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक विच सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स। यानी पैनक्रियाज भी क्या करती है, ये स्टमक के बिहाइंड लोकेटेड है, जो क्या करती है, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है, या आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कह सकते हो। तो 3 तरह के एंजाइम्स पैनक्रियाज सिक्रीट करती है, विच आर पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। ये 3 तरह का जो एंजाइम्स है या डाइजेस्टिव जूस है वो पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ऑलराइट। तो ये सब कुछ ग्लैंड्स थे जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर लिया, यानी टोटल जो ऑर्गन थे माउथ से लेकर एनस तक का वो पूरा का पूरा पाथवे क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट ग्लैंड्स हमारे जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में वो क्या क्या थे, सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, ठीक है। लिवर में क्या प्रोड्यूस होता है, बाइल। बाइल किस चीज़ में हेल्प करता है, इन द डाइजेशन ऑफ फैट। उसके बाद गॉल ब्लैडर जहाँ पे बाइल टेम्पोरेरीली स्टोर्ड रहता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, विच आर पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है।
तो दिस वॉज अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती हो इसके स्ट्रक्चर में तो आप प्लीज़ बताएं। वैसे आई हैड थॉट ऑफ कंप्लीटिंग दिस whole topic in one single video, but I think it's not possible because this video is gonna be too long. So I think I should stop it right here. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी किस तरीके से जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी ग्लैंड्स हमने अभी पढ़ा, वो किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके डाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।